सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम देखने जा रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। तो पाठ के नाम से आप समझ गए होंगे कि यह पाठ किस कक्षा और किस विषय से संबंधित है। तो विद्यार्थियों कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम दो ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम दो ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं जो राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12th से संबंधित है। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है देखिए, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। क्या सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी? तो बिल्कुल सही है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद एक प्रभावी विचारधारा थी। ब उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व होना। तो बिल्कुल यह भी बात सही है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। जनता को आर्थिक आजादी थी? नहीं, जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। तो यहाँ पर यह कहना ना, यह गलत हो जाएगा क्योंकि जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। द अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो यह भी सही है कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा जनता को आर्थिक आजादी थी, यानी जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। हाँ, तो विद्यार्थियों आज का अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाएं, यानी क्रम के अनुसार जो घटनाएं हैं इनको क्रम के अनुसार सजाना है। अफगान संकट कब आया था? बर्लिन दीवार का गिरना, स सोवियत संघ का विघटन, और द है रूसी क्रांति। आपको बताना है कि इसमें से कालक्रम के अनुसार से पहले कौन सी घटना घटी थी, दूसरे नंबर पर कौन सी घटना घटी, तीसरे नंबर पर कौन सी घटना घटी और चौथे नंबर पर कौन सी घटना घटी। तो सही क्रम क्या हो जाएगा कि सबसे पहले रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। और उसके बाद अफगान संकट आया कब? 1979 में अफगान संकट आया था। उसके बाद बर्लिन की दीवार का गिरना। तो बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। 1989 में बर्लिन की दीवार जब गिराई गई थी, उसी से जो सोवियत संघ है उसका अंत होना शुरू हो गया था। हाँ, तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। दूसरा है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी CIS का जन्म। तीसरा है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। और चौथा है मध्य पूर्व में संकट। तो यह बता रहा है कि इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। जो 4 नंबर है, मध्य पूर्व में संकट है, यह सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। और बाकी विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन यह भी सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है। और ऐसा का जो जन्म है यह भी विघटन का परिणाम है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। हाँ, तो विद्यार्थी देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? तो आपको बताना है कि सोवियत संघ व्यवस्था के निर्माताओं ने इसमें से किसको महत्व नहीं दिया। है विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं। ब निजी संपत्ति की समाप्ति। स समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण। द अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं। तो यह सोवियत
व्यवस्था के निर्माताओं ने किसको महत्व नहीं दिया, तो विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष को कोई स्थान नहीं, इसको महत्व बिल्कुल नहीं दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोवियत दल अथवा विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं। हाँ, तो विद्यार्थियों को देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचोव सुधारों की शुरुआत, यानी यदि हम देखें कि मिखाइल गोर्बाचोव वो किससे संबंधित हैं, तो मिखाइल गोर्बाचोव किससे संबंधित हैं, सुधारों की शुरुआत 1985 में ये सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। तो मिखाइल गोर्बाचोव किससे संबंधित है, तो सुधारों की शुरुआत से संबंधित है। प्रश्न एक बार देखना, यानी यह कह रहा है कि मिखाइल गोर्बाचोव किससे संबंधित है, सुधारों की शुरुआत से संबंधित है। और जो मिखाइल गोर्बाचोव है वो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब चुने गए, 1985 में चुने गए। दूसरा है शॉक थेरेपी क्या है, तो यह एक आर्थिक मॉडल था। शॉक थेरेपी क्या है, एक आर्थिक मॉडल था। और तीसरा है रूस, यानी रूस क्या है, तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ, तो उसका उत्तराधिकारी किसको माना गया, उसका उत्तराधिकारी रूस को माना गया। बोरिस बोरिस येल्सिन क्या है, तो ये रूस के राष्ट्रपति रहे बोरिस येल्सिन। तो बोरिस येल्सिन क्या है, ये रूस के राष्ट्रपति रहे हैं। वार्सा क्या है, तो ये वार्सा एक सैन्य समझौता है जो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था। तो वार्सा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जो नाटो जो एक सैन्य संगठन बनाया गया था, तो इसी प्रकार से सोवियत संघ रूस के नेतृत्व में सैन्य समझौता हुआ था, वो जो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। तो यह एक सैन्य संगठन था, यह एक सैन्य गठबंधन था। हाँ, तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी, यानी सोवियत राजनीतिक प्रणाली थी वो किस विचारधारा पर आधारित थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवाद। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन खालिस्तान था, यानी सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन कौन सा था, तो संयुक्त अमेरिका के द्वारा जो संगठन बनाया गया सैन्य संगठन वो नाटो था। तो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन कौन सा था, तो वो था वार्सा पैक्ट, वार्सा। हाँ, तो विद्यार्थियों को देखते हैं अगला रिक्स्थान है, खालिस्तान पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। तो किस पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी इस रिक्स्थान में आ जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। अगला रिक्स्थान है, खालिस्तान ने 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की थी। तो 1985 में किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी, 1985 में रिक्स्थान में आ जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की थी। अगला स्थान है, खालिस्तान का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, यानी शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक किसका गिरना था, तो हो जाएगा बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार के जो है वो के द्वारा बर्लिन को दो भागों में बांटा गया था। तो जब बर्लिन की दीवार 1989 में ढहाई गई, तो इसके साथ ही शीत युद्ध के अंत वो है वो या शीत युद्ध की समाप्ति उसका एक शुरुआत हो चुकी थी। तो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। हाँ, तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है। अब आपको उत्तर बताना है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी। तो सोवियत राजनीतिक व्यवस्था की सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी, तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी। अगला प्रश्न है, समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना जा गया, तो जो समाजवादी खेमे के जो देश थे, सोवियत संघ रूस के पक्ष के जो देश थे, उनको किस नाम से जाना गया, तो उनको जाना गया समाजवादी खेमे के देशों के नाम से जाना गया। तो देखिए, समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। तो पहली दुनिया में जो नाटो के संघ के वो सदस्य थे, दूसरी दुनिया में समाजवादी खेमे के, और प्रथम दुनिया में जो नाटो
खेमे के सदस्य देश या फिर पूंजीवादी और दूसरी दुनिया में समाजवादी या साम्यवादी दुनिया जो देश हैं वो गिने जाते हैं। अगला है 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बनाए गए, और आपको बताना है कि 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बनाए गए थे, तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्होंने एक सुधारों की शुरुआत की थी। तो 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बनाए गए, मिखाइल गोर्बाचेव बनाए गए, जिन्होंने सोवियत संघ में सुधारों की कोशिश की थी। अगला है 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था। 1991 में जो आम चुनाव हुए थे, उस आम चुनाव में रूसी जो गणराज्य किस नेता ने चुनाव जीता था, और इसने सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका भी निभाई थी। तो आपको बताना है उसका नाम, तो वो थे बोरिस येल्सिन। अगला प्रश्न है शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। यह पूछा कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था। शॉक थेरेपी क्या था, एक आर्थिक मॉडल था। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होगा आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगला प्रश्न है शॉक थेरेपी साम्यवादी देशों द्वारा कब अपनाई गई। तो शॉक थेरेपी थी वो साम्यवादी देशों द्वारा, कौन से देशों द्वारा अपनाई गई थी, साम्यवादी देशों के द्वारा अपनाई गई थी। तो साम्यवादी देशों के द्वारा शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी, तो 1990 में। तो शॉक थेरेपी साम्यवादी देशों में एक आर्थिक मॉडल था, जिसे कब अपनाया गया, 1990 में अपनाया गया। विद्यार्थियों को देते हैं आज अगला प्रश्न है सोवियत संसद का क्या नाम था। सोवियत संसद का क्या नाम था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ड्यूमा। सोवियत संसद का नाम ड्यूमा। अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 में। 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 को। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से, तो राष्ट्रपति के पद से 1991 में इस्तीफा किसने दिया था, गोर्बाचेव ने दिया था, और उसके इस्तीफा देने के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अगला प्रश्न है नाटो का पूरा नाम बताइए। नाटो का पूरा नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अटलांटिक संधि, उत्तर अटलांटिक संधि। नॉर्थ का मतलब उत्तर अटलांटिक ट्रीटी यानी संगठन। तो नाटो का पूरा नाम हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो देखते हैं अगला प्रश्न है भारत और रूस का सपना किस प्रकार के विश्व का निर्माण करना है। भारत और रूस का सपना है वो किस प्रकार के विश्व का निर्माण करना है। इसका उत्तर हो जाएगा बहुद्रव्य विश्व का निर्माण करने का है। अगला प्रश्न है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी पार्टी थी। अगला प्रश्न है बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं। आपको बताना है कि बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं, तो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। अगला प्रश्न है सोवियत संघ में किन हिंदी फिल्मी हस्तियों को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो सोवियत संघ में किन हिंदी फिल्मी हस्तियों को, भारतीय जो हिंदी सिनेमा के जो अदाकार उनमें किन को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो देखिए राज कपूर और अमिताभ बच्चन को अधिक पसंद किया जाता है। हाँ तो अगला प्रश्न है मिखाइल गोर्बाचेव ने, किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु
किन किन नीतियों को अपनाया? किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन किन नीतियों को अपनाया? देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है पुनर्रचना, 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 पेरेस्ट्रोइका। और ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन, खुलापन, खुलापन। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की नीतियों को अपनाया। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान भारत की सोवियत संघ के साथ दोस्ती का कारण लिखो। तो शीत युद्ध के दौरान भारत की सोवियत संघ के साथ दोस्ती का क्या कारण था? देखिए, सोवियत संघ ने भारत को सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई, बोकारो तथा विशाखापट्टनम जैसे इस्पात कारखानों और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान की थी। तो शीत युद्ध के दौरान भारत की सोवियत संघ के साथ दोस्ती थी। इस दोस्ती का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, सोवियत संघ के साथ भारत को जो दोस्ती करने से क्या फायदा मिला? तो देखिए, भारत को सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई, बोकारो तथा विशाखापट्टनम जैसे इस्पात कारखानों और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता मिली। आर्थिक सहायता भी मिली, साथ साथ में तकनीकी सहायता भी मिली। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया? तो देखिए, 9 नवंबर सन 1989 में। 9 नवंबर 1989 में। 9 नवंबर 1989 में। देखिए विद्यार्थियों, बर्लिन की दीवार सन 1961 में खड़ी की गई। खड़ी कब की गई? 1961 में खड़ी की गई। ढहाई कब गई? ढहाई गई 1989 में। तो 1961 में खड़ी की गई और 1989 में ढहाई गई। इसका मतलब 28 वर्षों तक यह खड़ी रही। इस दीवार की लंबाई थी वो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी एवं साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। तो प्रश्न बनता है कि बर्लिन यानी पूंजीवादी एवं साम्यवादी दुनिया के विभाजन का शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक क्या थी? बर्लिन की दीवार थी। इसी के साथ दूसरी दुनिया का पतन व शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जैसे ही 1989 में बर्लिन की दीवार को ढहाया गया तो दूसरी दुनिया यानी साम्यवादी दुनिया का पतन व शीत युद्ध समाप्त हो गया। विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ और एक ध्रुव कौन सा बचा? संयुक्त राज्य अमेरिका एक ध्रुवीय व्यवस्था बची। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? हाँ तो आपको बताना है कि रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी। साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। इस क्रांति के बाद विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध समाजवादी पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। यानी इस क्रांति के बाद विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। तो साम्यवादी क्रांति किसके विरोध में हुई थी? साम्यवादी क्रांति पूंजीवादी के विरोध में हुई थी। इस क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। तो इसके बाद जो सोवियत गणराज्य ना, यह 1917 में जो एक साम्यवादी क्रांति हुई थी उसके बाद ये अस्तित्व में आया था। सोवियत संघ का संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो सोवियत संघ था वो कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। इस क्रांति के नायक थे व्लादिमीर लेनिन। तो आपको बताना कि जो रूस में जो क्रांति हुई थी 1917 में, तो इसके नायक कौन थे? तो इसके नायक थे व्लादिमीर लेनिन, जो मार्क्सवाद के अवधारणा के सिद्धांतकार या बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो यही यानी जो लेनिन थे, कौन है? व्लादिमीर लेनिन थे। यही जो मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार थे और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना गया? तो समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। तो
समाजवादी दुनिया है, उनको दूसरी दुनिया, पूंजीवादी को पहली दुनिया के नाम से जाना गया, पूंजीवाद को पहली पहली दुनिया के नाम से जाना गया, और समाजवादी जो खेमा उसको दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। 1985 में सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन चुने गए? तो 1985 में सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव चुने गए। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा जो मिखाइल गोर्बाचेव है, वो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या क्या प्रयास किए? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या क्या प्रयत्न किए? तो देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक सुधारों एवं लोकतांत्रिक नीति का संचालन किया। तो आर्थिक, मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन से सुधार किए? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक राजनीतिक सुधार एवं लोकतांत्रिक नीति का संचालन किया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में सबसे पहले कब और किस गणराज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी? जो 15 गणराज्य अलग हुए, तो आपको बताना कि इनमें से सबसे पहले किस गणराज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो 1990 में लिथुआनिया ने। 1990 में सबसे पहले सोवियत संघ से किसने अलग होने की घोषणा की थी? 1990 में लिथुआनिया ने की थी। अगला प्रश्न, 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था? 1991 में आम जो चुनाव हुए थे उसमें रूसी गणराज्य किस नेता ने चुनाव जीता था? तो वो थे बोरिस येल्सिन। तो बोरिस येल्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन बने थे। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शॉक थेरेपी क्या एक आर्थिक मॉडल है? शॉक थेरेपी क्या था? एक आर्थिक मॉडल था। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इससे संपूर्ण रूस के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। शॉक थेरेपी के कारण एक आर्थिक मॉडल था जिसके कारण संपूर्ण रूस की अर्थव्यवस्था वो तहस नहस हो गई थी। देखते हैं आज अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। कब? 25 दिसंबर 1991 को। जैसे ही गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ गणराज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो जो गणराज्य अलग हुए थे तो उसमें फिर रूस सोवियत संघ गणराज्य उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? रूस को बनाया गया था। सोवियत संघ के विघटन में बोरिस येल्सिन ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। तो सोवियत संघ के विघटन में किसने केंद्रीय भूमिका निभाई थी? बोरिस येल्सिन ने। विघटन के बाद रूस में ने उत्तरदायी अर्थव्यवस्था को भी अपनाया। तो बाद में कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया? उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। जैसे अब देते हैं, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? किसने किया था? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? तो देखिए, सन 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, और उसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका विरोध किया था। पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य ताजिकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो पूर्व सोवियत संघ का एक गणराज्य था ताजिकिस्तान, उसमें गृह युद्ध हुआ था, कितने वर्षों तक चला था? तो ताजिकिस्तान में गृह युद्ध 1991 से 2001, 10 वर्ष तक चला था। 10 वर्षों तक चला था 1991 से 2000 तक। तो सोवियत संघ के किस गणराज्य में गृह युद्ध चला था? ताजिकिस्तान में। कब से कब? 1991 से 2001 तक। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले? तो सोवियत संघ इसका जो विघटन हुआ इसके क्या परिणाम निकले? तो देखिए, कई नए देशों का उदय हुआ। तो जब जो गणराज्य थे वो अलग अलग हुए थे, नए देशों का उदय हुआ।
विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आ गया और विश्व राजनीति के जो शक्ति संबंध है उसमें भी बदलाव, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया और विघटन होने के बाद दो ध्रुवीयता के स्थान पर एक ध्रुव बचा संयुक्त राज्य अमेरिका। पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई और यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था है वो टूट गई। तो इस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई। हाँ, विद्यार्थियों लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। आपको शॉक थेरेपी के परिणाम बताने क्या क्या निकले। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला परिणाम, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। तो शॉक थेरेपी के कारण जो समाज कल्याण की एक पुरानी जो व्यवस्था बनी हुई थी वो नष्ट हो गई। दूसरा, लगभग 90% उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया, औने पौने दामों में बेचा गया। 90% उद्योगों को निजी क्षेत्रों में बेच दिया गया। तीसरी, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई। तो रूसी मुद्रा का क्या नाम है? रूबल। तो रूसी मुद्रा के यानी रूबल के मूल्यों में भारी गिरावट आई। किसके कारण? शॉक थेरेपी के कारण भारी गिरावट आई थी। चौथा, रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। तो रूस जो खाद्यान्न का निर्यात करता रहा था, तो रूस को खाद्यान्न का फिर क्या करना पड़ा? आयात। किसके कारण? शॉक थेरेपी के कारण। यानी एक आर्थिक मॉडल था जिसके परिणाम बहुत भयंकर निकले थे। अगला है, मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही और शॉक थेरेपी के कारण मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जो जमा पूंजी है वो भी मुद्रास्फीति के कारण जाती रही। तो इस प्रकार से जो शॉक थेरेपी है वो एक आर्थिक मॉडल था, वो एक रूस के लिए दुखदायी साबित हुआ था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने दो ध्रुवीयता के अंतर नामक पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान से देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी यूट्यूब चैनल से बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।